तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को 30 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। बिल्कुल बच्चों के जैसे सॉल्व करना आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो बाल मनोविज्ञान से अगर देखा जाए तो सीटेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए अगर देखा जाए तो ये जो 30 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमें पढ़ाते समय, कई बार आपने हमसे पढ़ा होगा बाल मनोविज्ञान को, लेकिन आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ही तरीका मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुपर टेट की अच्छे से तैयारी हो जाए और केवीएस जैसे एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप हमारी करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। करंट अफेयर्स वाली क्लास इतनी बेहतर है, क्योंकि इतनी बेहतर है ये मान के चलिए, अगर कोई छात्र पूरी क्लास को डेली देखते चलता है तो उसका ये मान के चलिए अगर सीटेट या यूपी टेट का सेकंड पेपर भी उसे देना हो तो आराम से उसका निकल जाएगा। क्योंकि मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ इंटरलिंकिंग के साथ। इंटरलिंकिंग का मतलब ये हो जाता है विषय को कनेक्ट करके मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर्स में जो करंट की बातें होती हैं उसको तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे उससे जुड़ी हुई चीज़ें, इतिहास देखा जाए तो उसका इतिहास क्या रहा है, उसका जियोग्राफिकल डेटा क्या है, उसका पॉलिटिकल डेटा क्या है, उसका इकोनॉमिकल डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत बेहतर तरीके से करवा रहा हूँ। अगर कोई छात्र हमारी एक क्लास को देख लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि वाकई में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, तो टेट वाली चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा जल्दी से, इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है, विद्यालय का असहयोग जो है दोस्तों वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अब हमें बात ये कर लेना चाहिए दोस्तों, अब हमें बात ये कर लेना चाहिए कि अधिगम का पठार मतलब अधिगम का पठार है क्या। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। अब हमें बात कर लेना चाहिए कि आखिर अधिगम का पठार है क्या दोस्तों। आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं, अधिगम के पठार के बारे में। देखिए अधिगम के पठार के बारे में बात करते हैं तो जैसे पठार से ही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सैर सपाटा हो जाना। सैर सपाटा हो जाना कहने का मतलब ये है कि जब सीखने की गति रुक जाती है, जब सीखने की गति रुक जाती है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहा जाता है। दरअसल क्या होता है जब हम सीखते रहते हैं तो धीरे धीरे हम समानांतर की श्रेणी में आ जाते हैं, बिल्कुल समान मतलब एक तरीके से स्तर में आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कई बार हम क्या होता है बड़ी तेजी के साथ कोई चीज़ें स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है हम समान होते जाते हैं, और एक समय ऐसे आ जाता है जब हमारी सीखने की गति रुक जाती है। और जब हमारे सीखने की गति रुक जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम पठार। जब हमें उत्तरोत्तर होने के बजाय हम एक तरीके से निम्नतर होने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार में अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 प्रकार के वक्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, अधिगम वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिगम वक्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अधिगम वक्र में पहले वक्र के बारे में बात करते हैं तो पहला वक्र कौन सा है दोस्तों, तो सरल रेखी वक्र है। क्या है, सरल रेखी वक्र है। पहला वक्र कौन सा है दोस्तों, तो सरल रेखी वक्र है। देखिए जैसे जब मैं लिखता हूं तो लिखने पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करें, क्योंकि लिखने में आप देखते हैं कि क्या होता है कि लिखते समय सही से इसमें लिखा नहीं जाता है। तो फिर इतनी बड़ी स्क्रीन है नहीं कि मैं इतना ज़्यादा लिख सकूं। ठीक है, लेकिन हाँ बस ये लिख देता हूं कि आपका ध्यान भटके ना। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूं वो मान के चलिए बिल्कुल सही होता है, लिखने में हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर हो जाए। तो सरल रेखी वक्र के बारे में बात करते हैं तो इसका वक्र कैसे बनता है, तो पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए। तो इसका जो वक्र बनता है दोस्तों कुछ इसके जैसे बनता है, जैसे हमने आपको बनाकर दिखाया। अब सरल रेखी वक्र का मतलब क्या हो जाता है, हमने वक्र तो बना के दिखा दिया लेकिन इसका मतलब क्या होता है,
जब सीखने की गति क्या होती है, समान होती है। जब क्या हो, सीखने की गति क्या हो दोस्तों, सीखने की गति कैसी होनी चाहिए, सीखने की गति कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि सीखने की गति समान होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखी वक्र कहते हैं। तो सरल रेखी वक्र किसे कहा जाता है, जब हमारी सीखने की गति या बच्चों की सीखने की गति कैसे होती है दोस्तों, समान रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखी वक्र कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वक्र के बारे में। पहला वक्र हमारा हो गया दोस्तों सरल रेखी वक्र। अब दूसरे वक्र के बारे में बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, उनतोदर वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनतोदर वक्र कहा जाता है। अब उनतोदर वक्र के बारे में बात करते हैं, तो इसका पहले तो वक्र कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, इसका चित्र कैसे बनेगा। अब चित्र के माध्यम से आप समझ जाइएगा। देखिए इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि चित्र जैसे बना है उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे चित्र ऐसे बन जाता है, सॉरी यार चित्र भी नहीं बन पा रहा है, एक मिनट। ऐसे जब सीखने की गति, देखिए अब चित्र ऐसे बना है, समझ सकते हैं। एक बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, सीखने की गति क्या होती है, सीखने की गति क्या होती है दोस्तों, जब सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है। देखिए पहले क्या होता है, सीखने की गति तीव्र होती है, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों, मंद पड़ जाती है। जब बाद में क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के वक्र को क्या कहा जाएगा, इस तरह के वक्र को क्या कहा जाएगा, उनतोदर वक्र कहा जाएगा। उनतोदर वक्र में क्या होता है कि सीखने की गति पहले तीव्र होगी, तेज होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सीखने की गति धीमी पड़ जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, उनतोदर वक्र कहेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों नतोदर वक्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं नतोदर वक्र के बारे में। देखिए नतोदर वक्र के बारे में यदि हम बात करते हैं, नतोदर वक्र के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, पहले तो मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं। देखिए इसमें ऐसे होगा और ऐसे होगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कहानी चलने वाली है। इसमें कहानी ये चलती है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है, सीखने की गति जो होती है मंद होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, सीखने की गति जो होती है मंद होती है, और बाद में क्या होती है, सीखने की गति दोस्तों तीव्र हो जाती है। बाद में क्या होता है, सीखने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और ऐसे वक्र को क्या कहा जाएगा, नतोदर वक्र कहा जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं चौथे वक्र के बारे में दोस्तों। तो चौथे वक्र के बारे में बात करते हैं, तो चौथा वक्र क्या है दोस्तों, तो चौथा वक्र है मिश्रित वक्र है। क्या है दोस्तों, मिश्रित वक्र है। अब मिश्रित वक्र के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, नतोदर ऐसे इसका चित्र बनता है। पहले तो ये देख लीजिए, कुछ इस हिसाब से इसका चित्र बनता है, जिसमें क्या होता, उनतोदर और नतोदर का मिला हुआ रूप होता है, मिला जुला रूप होता है। ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे वक्र जिसमें नतोदर और उनतोदर का मिला जुला रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित वक्र कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया 4 प्रकार के वक्र के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया सरल रेखी वक्र के बारे में। सरल रेखी वक्र में क्या होता है, सीखने की गति बराबर यानी कि समान होती है। उनतोदर वक्र में क्या होता है, सीखने की गति तीव्र होती है पहले, फिर बाद में धीमे हो जाती है, ये ध्यान रखिए। फिर अगर देखा जाए वक्र, ध्यान रखिएगा वक्र के हिसाब से ही आता है। ठीक है, नतोदर वक्र के बारे में बात करते हैं, तो पहले सीखने की गति क्या होती है, मंद होती है। सीखने की गति क्या होती है, मंद होती है, फिर धीरे धीरे बाद में क्या होता है, तीव्र हो जाती है। मिश्रित वक्र में क्या हो जाता है, जिसमें नतोदर और उनतोदर का मिला जुला रूप होता है दोस्तों, या उनतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई प्रश्न यहाँ से गलत होंगे। बाकी फिर भी अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, तो एक बार आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके जवाब हमारे द्वारा तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन था कि कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, वो है दोस्तों विद्यालय का असहयोग। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर वक्र दिया गया है, अधिगम प्लेटो यानी कि लर्निंग प्लेटो के बारे में बात करते हैं, तो अभ्यास के दिनों की इकाई, जैसा हम अभ्यास करते हैं वैसे क्या होता है, हमारे सीखने की गति होती है। जैसे कि गति की एक अवस्था होती है, पहले तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे कई बार रुक जाती है, फिर दूसरी अवस्था में अगर देखा जाए तो तीव्र होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर धीमे भी हो सकती है, नहीं तो फिर तेज हो सकती है। ठीक है, ये तो प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है। इसे सपाट स्थल भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए
अधिगम पठार को और किस नाम से जाना गया है? तो अधिगम पठार को अगर देखा जाए तो दोस्तों सपाट स्थल के नाम से भी जाना गया है। इस बात को गौर करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अधिगम के माध्यम से क्या होता है, अनुभव मिलता है। प्रशिक्षण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मॉर्गन, गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या गेट्स या अन्य के द्वारा दोस्तों, या क्रॉन के द्वारा? जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। गेट्स और अन्य कहते हैं कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के बाद क्या होता है? सीखने के बाद, अनुभव के बाद, प्रशिक्षण के बाद क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिल्कुल, जब हम सीखते हैं या बच्चे जब सीखते हैं, जब एक्सपीरियंस लेते हैं, जब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप, परिणाम का मतलब हो जाता है रिजल्टेंट की बात करते हैं। जब रिजल्ट मिल जाता है तो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। और ऐसा किसका कहना है? तो गेट्स महोदय के अनुसार, गेट्स महोदय का ऐसी बातें कहना है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है दोस्तों कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का, बुद्धि का और पढ़ने की दक्षता का, इनमें से किसी का नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से दोस्तों जवाब दीजिए। देखिए व्यक्तित्व का मतलब हो जाता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है पर्सोना शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने किसका मापन किया था दोस्तों? तो बुद्धि का मापन किया था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रतिभाशाली वाले बच्चे कौन से आते हैं, प्रतिभाशाली वाले बच्चों की बुद्धि लब्धांक क्या होती है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धांक कितनी होती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, कुछ छात्रों ने 130 प्लस लगाया है जो कि सही है। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? किसने बताया हुआ है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में? फ्रायड साहब ने और मन साहब ने और युंग ने और अल्पोर्ट ने। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा से हो जाएगा। तो युंग ने क्या बताया है? युंग महोदय ने हमें बताया है कि एक व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। एक तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अंतर्मुखी वाले हो सकते हैं, जो बिल्कुल शांत स्वभाव वाले होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होते हैं। जो बहिर्मुखी वाले होते हैं वे ज़्यादातर बोलने का प्रयास करते हैं। आइए मैं आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ सिगमंड फ्रायड साहब के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आइए मैं आपको एक सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। वो है सिगमंड फ्रायड साहब के सिद्धांत के बारे में। शायद बहुत सारे छात्रों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस बार जब वे पढ़ेंगे तो उनको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बताऊंगा। ऐसे तो अगर देखा जाए तो सिगमंड साहब के बारे में बहुत बातें हैं। जैसे कि बात करते हैं जो मैं समझाने वाला हूँ सिगमंड, एक बार इनका नेम सही से लिख देता हूँ, इनका नेम मैं सही से लिख देता हूँ, सिगमंड फ्रायड साहब। फ्रायड वहाँ देख ही लिए हैं आप लोग, लेकिन चलिए कोई नहीं, लिख देता हूँ। तो सिगमंड फ्रायड साहब के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इनके बारे में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वे निवासी कहाँ के थे। तो ये निवासी थे दोस्तों ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और ऑस्ट्रिया का मतलब हो जाता है वियना के निवासी थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर के निवासी थे। कौन? सिगमंड फ्रायड साहब। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया वियना शहर के इनके ये निवासी थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था दोस्तों? तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 बातें बताई थी दोस्तों। एक तो बात कर लेते हैं आईडी, जिसे बोला जाता है इदम। एक तो बात करते हैं इदम के बारे में, और दूसरी बात करते हैं दोस्तों ईगो के बारे में।
ईगो का मतलब क्या हो जाता है? अहम हो जाता है। ईगो का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? अहम हो जाता है। और तीसरी बात है, क्या कहते हैं? सुपर ईगो के बारे में। अब सुपर ईगो के बारे में यदि हम बात करते हैं, सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? परम अहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम अहम कहा जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? परम अहम कहा जाता है। तो तीन बातें, एक तो है इदम जिसे आईडी कहा जाता है, ठीक है। अब इदम के बारे में बात करते हैं तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इदम के बारे में बात करते हैं तो यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। अभी केवल जो मैं बता रहा हूं इतना समझते चलिए, बाकी अभी मैं ये तीनों बातें आपको समझाने वाला हूं। देखिए, इदम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है इदम? तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब ईगो की बात करते हैं तो ईगो किस पर आधारित है? तो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। ईगो के बारे में बात करते हैं तो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? वास्तविक सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। अब तीसरी बात करते हैं, सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं तो इसका भी कोई ना कोई सिद्धांत होगा। तो इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि आपका सुपर ईगो। अब इसको समझिएगा, सुखवादी सिद्धांत का मतलब क्या हो जाता है, आईडी का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, जैसे थोड़ा से अटपटा सा एग्जाम्पल होगा, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मानो कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। अजम्पशन हमारा ये है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जो रास्ते में खड़ा हुआ है, ठीक, रास्ते में खड़ा हुआ है और एक रोड है, मतलब रास्ते में है तो रोड ही होगी, ठीक है। और उस रोड से क्या है, एक लड़की जा रही है, एक लड़की जा रही है दोस्तों, एक लड़की जा रही है। अब जो ये लड़का देखता है उस लड़की को तो इसका मन ये करता है कि इस लड़की को छेड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इस लड़की को छेड़ देना चाहिए, मतलब कि छेड़छाड़ कर देना चाहिए, जो भी इसके मन में आता है वो अपने विचार को रखता है कुल मिलाकर। तो इदम का मतलब ये हो जाता है कि अपने सुख के लिए व्यक्ति इस बात के या बच्चा इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि क्या होगा आगे, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसका मन कर रहा है छेड़ने का तो छेड़ दे रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, अब ईगो का मतलब समझिएगा। अब लड़का वही है, लड़की वही है, ठीक है। अब सोचिए, अब लड़का मान लेते हैं दूसरी स्थिति में आ गया है ईगो में। जैसा कि बात करते हैं, एक लड़का रास्ते में तो खड़ा हुआ है और लड़की भी रास्ते में जा रही है। अब लड़का देखता है लड़की को तो फिर एक बार उसका मन करता है छेड़ने को, एक बार उसका मन करता है छेड़ने को, लेकिन उसका जो ईगो है उसे रोकता है कि नहीं, मुझे नहीं छेड़ना चाहिए। क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि एक तरीके से मेरी जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो सकती है, मेरी बदनामी हो सकती है और हो सकता है मैं सज़ा पा जाऊं, हो सकता है मुझे कोई सज़ा मिल जाए। तो फिर क्या हो जाता है, उसे का जो ईगो है उसे गलत काम करने से रोक रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें उसे गलत काम करने से रोक रही है, वो कोई भी चीज़ें होती हैं, गलत हो या सही हो, जो काम किसी चीज़ को मना कर देती हैं ना करने के, तो वो क्या हो जाता है, उसका ईगो हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों सुपर ईगो के बारे में, आदर्शवादी के बारे में, आदर्शवादी सिद्धांत की बात करते हैं। मान लेते हैं अब बच्चा तीसरी स्थिति में है। अब तीसरी स्थिति में अगर देखा जाए तो फिर क्या कहे, लड़का वहीं खड़ा है, मतलब लड़का एक तरीके से रोड पर ही कह सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि एक तरीके से लड़की रास्ते में जा रही है, लड़की रास्ते में जा रही है तो लड़का का मन तो करता है एक बार छेड़ने को, लेकिन वो छेड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। अब वो आदर्शवादी सिद्धांत पर है, ये आदर्शवाद में आ जाता है। उसकी नैतिकता ये कहती है कि हो सकता है अगर मैं जिस लड़की को छेड़ने जा रहा हूँ इसके जैसे मेरी बहन भी होगी, मैं अगर गलत काम करता हूँ तो मेरी बहन के साथ भी ऐसा गलत हो सकता है। तो जब वो क्या है, उसका आदर्श ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर ईगो कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें 3 लड़के को अलग अलग ले सकते हैं।
देखिए, या ऐसे कह सकते हैं, एक ही लड़के के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, सुखवादी होता है, जहाँ पर उसको अपने सुख से मतलब होता है, समस्या या परेशानी किसको आ रही, कौन इससे दुष्प्रभावित हो रहा है, उससे इससे मतलब नहीं है, बस उसे सुख मिल रहा है तो वो ऐसा कर रहा है। दूसरे में क्या है, ईगो में क्या है कि जो उसका ईगो कुछ गलत काम या कुछ ना करने के लिए मना कर देता है तो वो क्या हो जाता है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। और सुपर ईगो में क्या होता है दोस्तों, जब उसका सिद्धांत ये कह देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करने से इस समाज में मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है या मेरे बहन के साथ ऐसा हो सकता है, तो उसका क्या हो जाता है, सुपर ईगो हो जाता है, परम अहम हो जाता है। आपने देखा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने में हमें एग्जाम्पल थोड़ा से अटपटा सा रहा, लेकिन आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मतलब कि हमें गलत एग्जाम्पल, वैसे गलत एग्जाम्पल तो नहीं है, इतना समझदार हम सभी लोग हैं, इतना तो मेच्योर हैं कि हम सही गलत क्या है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी मुझे अब करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा, और वो है दोस्तों सिगमंड फ्रायड साहब की ही दो बातें हैं। वे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो लड़के होते हैं उनका प्यार माता की तरफ होता है, जो लड़के होते हैं या लड़कों की प्यार जो होता है अपनी माता की तरफ, उनकी माता की तरफ उनका प्यार होता है। उसके पीछे का मूल कारण ये है कि ऑडिपस नामक ग्रंथि की वजह से। किसके वजह से ऐसा है दोस्तों, ऑडिपस नामक ग्रंथि की वजह से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कहते हैं सिगमंड फ्रायड साहब कि ऑडिपस नामक ग्रंथि की वजह से क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, अपने माँ की तरफ उनका आकर्षण होता है, यानी कि माता की तरफ, माता के प्यार की तरफ आकर्षण होता है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो आकर्षण होता है दोस्तों, उनका आकर्षण हमेशा पापा की तरफ होता है। और ऐसा उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, तो ऐसा अगर देखा जाए तो उसके पीछे का कारण, मूल कारण ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि की वजह से क्या होता है कि लड़कियों का जो प्यार होता है अपने उनके पापा की ओर उनका आकर्षित होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑडिपस नामक ग्रंथि जो होती है लड़कों में पाई जाती है, जो जिसके वजह से क्या होता है कि माता की तरफ उनका आकर्षण होता है, और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है दोस्तों, जिसके वजह से उनका जो आकर्षण होता है, प्यार होता है, उनके पापा की तरफ होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको सिगमंड फ्रायड साहब के सिद्धांत को बता दिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कहाँ के थे, इदम, ईगो, सुपर ईगो, और एक तरीके से ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि के बारे में समझा दिया। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए, अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊँ तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी मैं पढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि सर इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए वे दूसरे चैनल पर चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास सारे टैलेंट हैं। ठीक है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो ना हो, लेकिन दरअसल क्या होता है, जब आपका सपोर्ट मिले, आप जैसा चाहें पढ़ना, हमें तो हर तरीके से आता है पढ़ाना। ठीक है, जैसे कुछ छात्र कहते हैं कि आप क्या करते हैं, अगर मैं इस तरह से जब पढ़ाता हूँ तो 4 ही 5 प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं, टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो फिर वे यही कहते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो फिर 4 ही 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लेकर आते हैं 30 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं 7 ही 8। तो फिर मेरी गलती क्या है, अगर फिर मैं उसे ना बताऊं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तब भी। ठीक है, तो आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या जैसा मैंने आज बताया था इस तरह, या सीधा 30 क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह। ठीक है, तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन कहता है आर्थिक तत्व, दूसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक तत्व, तीसरा ऑप्शन कहता है वंशानुगत तत्व, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। देखिए, इसके जवाब के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा चौथा, सही हो जाएगा बिल्कुल। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व की बात करते हैं तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित क्या करता है दोस्तों, तो सामाजिक परिवेश जन्य, जैसा समाज होगा वैसा बच्चे का विकास होगा। देखिए, इसी बात को वाइगोत्स्की महोदय ने भी कहा है, इसी बात को वाइगोत्स्की महोदय ने कहा हुआ है कि जैसा बच्चे को समाज, मतलब जैसा बच्चे का वातावरण होगा वैसे उसका विकास होगा।
अगर एक सही वातावरण में बच्चा होता है तो उसका सही डेवलपमेंट होगा, अगर वो गलत वातावरण में होगा तो फिर उसका गलत तरीके से मतलब डेवलपमेंट होगा। लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो परिवार समाज से ही होगा, इस बात को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि बच्चों की जो एक तरीके से बच्चों का जो विकास होता है उनके उम्र के आधार पर होता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका विकास होता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है दोस्तों? तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास के से संबंध का नियम। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम माना जाता है? तो जवाब देने में थोड़ा सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जवाब बड़ा अच्छा होना चाहिए। जवाब बड़ा अच्छा है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या होगा। शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम में अगर देखा जाए तो अनियमित विकास का नियम जो होता है, इस शारीरिक विकास का एक तरीके से क्या है, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नियम है विकास का, डेवलपमेंट का कोई नियम नहीं है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि एक बार क्या नाम है मानसिक विकास हो जाए, रुको भाई मानसिक विकास हो रहा है तो सामाजिक विकास वाले रुक जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है भाई, अनियमित होता है। ठीक है, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, सामाजिक मानसिक हर तरह का विकास साथ साथ चलता रहता है, शारीरिक वगैरह। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से जैसे एनवायरनमेंट होता है, जैसे खान पीन होता है, पालन पोषण होता है, उसके आधार पर क्या होता है नियमितताएं अनियमितताएं होती रहती हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं मतलब विकास में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है। मतलब इसमें सारे विकास के सिद्धांत ही हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ दिख रहा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो इससे कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत आप जानते हैं, विकास हमेशा एक तरीके से क्या होता है निरंतर चलता रहता है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहता है, समान प्रतिमान एक मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि विकास होता रहता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया है? तो हॉरलॉक ने, गेसल ने, मेरेडिथ ने और डगलस और हॉलैंड ने। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका जवाब? देखिए इसके जवाब के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हॉरलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हॉरलॉक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। दो और प्रश्न देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया हुआ है? ड्रीवर साहब ने, मैडुगल साहब ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। बड़ा प्यारा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया हुआ है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा मैडुगल साहब ने। मैडुगल साहब हो जाएंगे जिन्होंने 14 प्रकार के नियमों को बताया है मूल प्रवृत्तियों में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉर्नडाइक महोदय के बारे में बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? तो बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है? बहुकारक सिद्धांत दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद दोस्तों हमारी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। 10:05 पर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप एक क्लास लीजिए, मैं आपसे कहता हूं मात्र एक क्लास लेकर देखिए। आपको अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो दूसरी क्लास मत लीजिएगा, क्योंकि पहली आप देखिएगा
एक क्लास लेकर देखिए, सच में मैं कह रहा हूँ एक क्लास लेकर देखिए, आपके सीटेट के सेकंड पेपर में, अगर आप सीटेट या यूपी टेट देंगे तो सेकंड पेपर में आपको काम देंगी ये बातें, और अगर आप केवीएस और सुपर टेट देंगे तब भी आपको ये आज की करंट अफेयर्स या जितनी भी करंट अफेयर्स की हमारी क्लास हो रही हैं वे सारी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप तब भी वहाँ पर ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन अवधान है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, डोम्बनिल का है। ठीक है, और मैडवेल साहब के बारे में हमने बता ही दिया है कि इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है, 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि जैसा आज मैंने पढ़ाया था, मतलब कि एक आध टॉपिक भी धीरे धीरे बीच बीच में जो टॉपिक्स आ जाते हैं उसको भी अगर आप कहें तो मैं समझाते चलूँ, नहीं तो डेली 30 प्रश्न आराम से सॉल्व करवा दूंगा। जैसे आराम से प्रश्न पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं होता, सीधा जवाब देना होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट में भी नहीं लिखते, ये गलत बात है। ठीक है, इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? सोचिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप में इतनी भी मतलब सोच नहीं है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। कम से कम इतना तो आपके अंदर नैतिकता बनती ही है कि आप अपनी बात को रखें। ठीक है, अगर आप अपनी बात को कमेंट में नहीं रख पा रहे हैं तो सोचिए आप टीचर बन जाएंगे तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपनी बात को प्रिंसिपल के सामने या किसी बड़े मंच पर रखना होगा। और कभी कभी क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होती हैं जिसमें आपको कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है या आपको एक स्पीकर बना दिया जाता है, उसमें का मेन हेड बना दिया जाता है। कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे जब आपके पास भाषा शैली ही नहीं होगी, जब आपको लिखने की कला नहीं होगी, आपको अपनी बात रखने की कला नहीं होगी, कैसे आप करेंगे? थोड़ा से बातें कड़वी होंगी, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो शायद आप मेरी बात को अगर महसूस कर रहे हो तो शायद आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी ये है कि करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए एक बार क्लास को, आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, वाकई में बड़ा ही अच्छा आनंद मिलेगा। आपको लगेगा कि प्रवीण सर पढ़ाते तो कई बार बड़े अच्छे तरीके से हैं। चलिए मिलते हैं उस क्लास में। थैंक यू सो मच।